मैदान में हारा हुआ व्यक्ति तो एक बार फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ व्यक्ति जीवन में कभी नहीं जीत सकता। जी हां दोस्तों, आप मेष राशि के जातक अभी शनिदेव की चढ़ती हुई 7.5 के अंतराल से गुजर रहे हैं और ऐसे वक्त में मन में नकारात्मक विचारों का आना, आत्मविश्वास में कमी का होना या धन के मामलों में, आजीविका के मामलों में थोड़ी बहुत परेशानियों का आना बहुत ही सामान्य सी बात है, लेकिन मन से मजबूत रहना बहुत ही आवश्यक है। आपके मन को मजबूती देता हुआ आप मेष राशि के जातकों के लिए अप्रैल का यह महीना एक बहुत ही शक्तिशाली गोचर के साथ आपके उम्मीदों और सपनों को सच करने वाली संभावनाओं को लेकर आपके समक्ष, बिल्कुल आपके द्वार पे खड़ा है। ग्रहों के राजा सूर्यदेव, जिनकी उच्च राशि आपकी ही राशि मेष राशि है, जैसे ही उच्च के होंगे अपनी प्रचंड उच्चता के प्रभाव से आपकी सारी बाधाओं को दूर कर देंगे, सारे रुके हुए कार्य बना देंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में एक बहुत ही कॉमन समस्या के बारे में हम चर्चा करेंगे जो हर किसी के साथ है। गोचर में हर महीने राजयोग, धन योग और कई शुभाशुभ योगायोग बनते हैं। कई ग्रह अपनी उच्च राशि में जाते हैं, स्व राशि में जाते हैं, फिर भी कुछ जातकों को उनके शुभ फल नहीं मिल पाते या आंशिक रूप से ही मिल पाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि किसी को 100% का फायदा हो रहा है और किसी को 50% का भी नहीं हो पा रहा? तो इस पॉइंट पे चर्चा करेंगे, और यदि आपने इस बात को समझ लिया तो हर महीने आप गोचर में बन रहे योगायोगों का बहुत ही अच्छे से फायदा भी उठाएंगे और जीवन के पथ पे आपकी अपनी गति भी बढ़ा लेंगे। साथ ही दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं कुछ रेमेडीज आज बताने वाला हूं जो आपके 7.5 के लिए बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि पिछले वर्ष 7.5 प्रारंभ हुई थी, लेकिन शनिदेव अपनी प्रारंभिक डिग्रियों पे थे, तो 7.5 के असर का अनुभव उतना नहीं हो पाया, लेकिन इस वर्ष 7.5 का अनुभव भी आपको होने वाला है। तो दोस्तों, उपायों की चर्चा आवश्यक है, और आज मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जो आपकी जिंदगी बदल देगा और 7.5 नामक शब्द को ही आपकी जिंदगी से डिलीट कर देगा। पहले गोचर के रूप में आपके राशि के स्वामी, जो कि अभी अंगारक दोष बनाते हुए आपके लाभ के भाव में गोचर कर रहे थे, 2 अप्रैल को ही द्वादश भाव में यानी कि व्यय के भाव में प्रवेश करेंगे। दोस्तों, वैसे तो अंगारक दोष की समाप्ति होगी, ये गुड न्यूज है, लेकिन वहां यानी कि द्वादश भाव में, व्यय के भाव में आपके राशि के स्वामी का शनिदेव के साथ होना बहुत ज्यादा अच्छी बात नहीं है, क्योंकि शनि और मंगल जब भी एक साथ आते हैं तो एक चुनौतीपूर्ण किसी न किसी संघर्ष को वो दिखाते हैं। तो हम इसके भी उपायों की चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि जब वो द्वादश भाव में जाएंगे, चूंकि राशि के स्वामी है, तो वहां पे सूर्यदेव भी उपस्थित है, अपनी मित्र राशि गुरुदेव की राशि में है। साथ ही जो शनि मंगल का योग है, जो कि शास्त्रों में एक चुनौतीपूर्ण योग, संघर्षों का योग बताया गया है, वो आपको ज्यादा तकलीफ इसलिए भी नहीं देगा क्योंकि अभी फिलहाल 22 अप्रैल तक शनिदेव अस्त हैं, क्योंकि सूर्यदेव की नजदीकी डिग्रियों पे चल रहे हैं, और 22 अप्रैल तक आप बहुत शांति का अनुभव भी करेंगे, क्योंकि 7.5 के प्रभाव से अभी आप मुक्त हैं। तो द्वादश भाव में जो आपके राशि के स्वामी गए हैं, तो शनिदेव की युति के कारण ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है।
शास्त्रों में लिखा है, मैंने बता दिया कि एक चुनौतीपूर्ण योगायोग बनाता है, कुछ संघर्ष देने की क्षमता रखता है। लेकिन चूंकि अभी शनिदेव अस्त है तो इसकी संभावना 100 में से सिर्फ 20% ही है। द्वादश भाव में जाएंगे, आपके राशि के स्वामी विदेश का भाव है, विदेश से संबंधित कार्यों को बनाएंगे। क्योंकि सूर्य देव भी वहां है तो पीआर से संबंधित कार्य, इमिग्रेशन से संबंधित कार्य या सरकारी मामलों से जुड़े कार्य बना देंगे। विदेश में रहने वालों को, विदेशी कार्य करने वालों को, फॉरेन से रिलेटेड बिजनेस करने वालों के लिए यह समय आपके राशि के स्वामी के गोचर के लिहाज से बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। कुछ सडन गेन भी हो सकते हैं क्योंकि आपके राशि के स्वामी की एक राशि अष्टम भाव में भी बनती है। साथ ही दोस्तों, जब शनिदेव की चर्चा हो रही है, वो अस्त चल रहे हैं, तो चूंकि वो आपकी जन्म चंद्रमा से आपके लाभ के भाव के स्वामी होते हैं, आय के स्वामी होते हैं, तो आय के स्वामी का व्यय के भाव में बैठना और 7.5 के अंतराल में चलना कहीं से भी अच्छा नहीं है। यह योगायोग आपके खर्चे को बढ़ा सकता है, नई नई जिम्मेदारियों को आपके सामने लाकर खड़ा कर सकता है, अस्पताल या हेल्थ से संबंधित बिल्स को बना सकता है, मानसिक परेशानियां दे सकता है। तो सबसे बढ़िया बात क्या है कि 7.5 के दौरान भगवान के साथ जुड़कर चलना सबसे अच्छी नीति है। दोस्तों, वहीं 22 अप्रैल को शनिदेव उदित हो जाएंगे और अब वो एक ऐसी डिग्री पे हैं जहां से उनकी प्रबलता आपको दिखाई देगी। 7.5 के असर को आप महसूस करेंगे इस वर्ष। काफी समय से बहुत सारे मेष राशि के जातक बहुत सारी बातें बोल रहे थे, बड़े खुश थे कि नहीं 7.5 का तो पता ही नहीं चल रहा। नहीं, अब सावधान होने की जरूरत है क्योंकि एक बेहतरीन समय आने वाला है। देवगुरु बृहस्पति उच्च के होने वाले हैं जून के फर्स्ट वीक में, और ऐसे समय में 7.5 की प्रबलता बढ़ने वाली है। तो अपनी जन्म पत्रिका चेक करें। मैं सबसे बुनियादी बात बता देता हूं, फिर मैं चर्चा करूंगा कि गोचर के परिणामों को आप कैसे प्राप्त करें। देखिए, आपका जो लग्नेश होता है, यानी कि जब आप जन्म पत्रिका देखेंगे तो पहले भाव के स्वामी को लग्नेश कहते हैं, और लग्नेश वैसा ही होता है जैसे एक गाड़ी की इंजन होती है, जैसे जो सस्ती कारें होती है जिसमें इंजन बहुत ही मामूली सा होता है, 800,000 सीसी, और एक जो गाड़ियां होती है BMW, फरारी, उनके इंजन की मजबूती कितनी होती है। तो जब दोनों गाड़ियों की रेस होगी तो कौन जीतेगा? आप बोलेंगे फरारी या BMW जीतेगी, क्योंकि उनके इंजन की मजबूती है, पावर है, स्पीड है। वैसे ही हमारे जो लग्नेश होते हैं वो हमारी जड़ हैं। यदि उनमें पावर नहीं होगी, वो कमजोर होंगे जन्म पत्रिका में, तो जैसे ही कुछ चुनौतियां आएंगी वो प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। वहीं लग्नेश में मजबूती होगी तो चाहे 7.5 ही हो या गोचर खराब हो, थोड़ी बहुत परेशानी महसूस करेंगे लेकिन बड़ी मुसीबत में नहीं फंसेंगे। तो सबसे पहले उपाय के रूप में अपने लग्नेश को अभी से ही मजबूती दीजिए, क्योंकि लग्नेश यदि मजबूत नहीं है तो चाहे सूर्यदेव उच्च हो रहे हो या आपके राशि के स्वामी या गोचर में धन योग बन रहे हो, राजयोग बन रहे हो, कोई काम नहीं आएगा। तो पहली बात मैंने जो बता दी है कि लग्नेश को मजबूत कीजिए। बुध हो सकते हैं आपके लग्नेश, मंगल हो सकते हैं, शनि हो सकते हैं, सूर्य हो सकते हैं। जन्म पत्रिका के अनुसार कोई भी ग्रह आपका लग्नेश हो सकता है, उसे फाइंड आउट कीजिए और वो कैसे मजबूत होंगे अपने एस्ट्रोलॉजर से बात कीजिए। दूसरी बात, अभी मैंने रेस की बात की कि BMW और एक मामूली सी कार की जब रेस होगी तो कौन जीतेगा। मान लो कि रेस चालू हो गई, अब आपको लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, यह कौन तय कर रहा है? चंद्रमा, नेविगेशन। तो आपके लिए चंद्रमा क्या है? नेविगेशन है। जिंदगी में कौन सा निर्णय लेना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, यह कौन बताता है? चंद्रमा। तो चंद्रमा को भी मजबूती देकर रखिए, क्योंकि जन्म चंद्रमा पर
शनिदेव के गोचर को ही साढ़े साती कहते हैं। अब हमने लग्नेश को मजबूत कर लिया, चंद्रमा को बल दे दिया, तो 90% प्रॉब्लम तो आपकी हल हो गई। अब गाड़ी के अंदर जो एक्सीलरेटर होता है और जो ब्रेक और क्लच है वो आपके कर्मा हैं। कहां स्पीड बढ़ानी है, पावर देनी है, कहां ब्रेक लगाना है, वो आपके ऊपर है। तो जैसा कर्म करेंगे वैसे ही आप प्रगति करेंगे। अच्छे से गाड़ी को अगर मैनेज कर लेते हैं, गति बढ़ाते हैं, सफलता प्राप्त करेंगे। वहीं गलतियां करते हैं, गलत कर्म कर दिए तो एक्सीडेंट का होना तय है। तो साढ़े साती की एक बहुत ही सरल व्याख्या है। अपने लग्नेश को, चंद्रमा को मजबूती देकर रखें। साढ़े साती में भी रंक से राजा बनते आपने देखा होगा। साढ़े साती के दौरान प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करते हुए देखा होगा। बड़े बड़े स्टार को ब्लॉकबस्टर मूवी देते हुए देखा होगा। तो गोचर आते जाते रहते हैं। साढ़े साती क्या है? गोचर है। लेकिन इस गोचर में हम अपने आप को कैसे मैनेज करें, यह एक साइंस है। तो एस्ट्रोलॉजी को एक साइंस की तरह लेकर चलें, एक नेविगेशन की तरह लेकर चलें, आप हमेशा फायदे में रहेंगे। दोस्तों, वहीं दूसरे गोचर के रूप में बुध देव, जो आपके तीसरे भाव के स्वामी और छठे भाव के स्वामी होते हैं। बुध यानी बुद्धि, बौद्धिक तीक्ष्णता, आपके द्वादश भाव में यानी कि 12वें भाव में मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जो उनकी नीच राशि। फिर से विदेश के भाव में, नौकरी वाले भाव के स्वामी विदेश के भाव में गए। तो जो लोग विदेशी नौकरी से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये गोचर थोड़ी बहुत सफलताओं को लेकर आया है। ये गोचर आपकी बहुत ज्यादा मदद नहीं करने वाला, क्योंकि अपनी नीच राशि में द्वादश भाव में गया है। लेकिन चूंकि छठे भाव के स्वामी होकर 12वें भाव में नीच के हुए हैं, तो ये विपरीत राजयोग के साथ साथ आंशिक रूप से नीच भंग राजयोग कुछ समय के लिए बना रहे हैं, क्योंकि वहां पे सूर्य देव मौजूद हैं। लेकिन सूर्य देव वहां पे सिर्फ और सिर्फ 14 अप्रैल तक ही मौजूद रहेंगे। तो आप कह सकते हैं कि 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक तो बहुत ज्यादा कोई समस्या नहीं, लेकिन उसके बाद बुध देव के लिहाज से इस गोचर को बहुत अच्छा नहीं बोला जा सकता। तो उपाय के तौर पे क्या करना है ताकि आपका कोई नुकसान ना हो? तो देखिए, बुध यानी फाइनेंस, तो फाइनेंस के मामले बहुत ही संभल कर डील करें। बिना सोचे समझे कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, कोई शेयर मार्केट में आप निवेश ना करें, कोई जमीन की खरीद फरोख्त ना करें, क्योंकि 12वें भाव में अभी शनि देव भी हैं, सूर्य देव भी हैं और बुध देव भी हैं, मंगल देव भी चले गए। तो ऐसे मामलों में रियल एस्टेट के कोई भी मामले हो, नई प्रॉपर्टी, घर, कुछ भी लेना हो, अभी फिलहाल 15 अप्रैल तक आपको बहुत ही सोच समझकर कार्य करना चाहिए। यदि हो सके तो रुक जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों राहु अभी शनिदेव की राशि में है और शनिदेव साढ़े साती में। राहु व्यक्ति को इंपल्सिव कर देता है, जोश में डाल देता है, और वहीं गलतियां होती हैं। राहु और शनि की कहानी खरगोश और कछुए वाली है। शनि धीरे चलते जरूर हैं, कड़ी मेहनत, लेकिन सफलता जरूर देते हैं। राहु क्या करता है? खरगोश की तरह कुलाचे मारकर सफलता तो दिला देता है, लेकिन कभी कभी अति होने के कारण, जल्दबाजी और जोश में आने के कारण कभी कभी चालाकी भारी पड़ जाती है। तो यदि आप ग्रहों की चाल को समझकर बिहेव करते हैं तो सब कुछ संतुलित रहने वाला है, सुंदर रहने वाला है। दोस्तों, अब मैं बात करने वाला हूं तीसरे गोचर की, जिसकी बात मैंने प्रारंभ में की थी कि शक्तिशाली गोचर, प्रचंड गोचर, वर्ष का सबसे मजबूत गोचर। जी हां दोस्तों, सूर्य देव जो आपके पंचम त्रिकोण के स्वामी होते हैं, प्यार वाले भाव के, शिक्षा और संतान वाले भाव के स्वामी होते हैं, 14 अप्रैल तक तो द्वादश भाव में रहेंगे। गोचर के अनुसार बहुत अच्छी स्थिति नहीं बोली जा सकती, लेकिन वो सारी कमियों को पूरा करते हुए वर्ष के सबसे मजबूत समय को
आपके समक्ष लाते हुए आपकी ही राशि मेष में पहले भाव में प्रवेश करेंगे। ये योग नहीं, महायोग कहते हैं। सूर्य यानी आपकी आत्मा, कॉन्फिडेंस अपर लेवल का, सरकारी कार्य जबरदस्त रूप से बनेंगे। साढ़े साथी के कारण कहीं भी आपके कार्य बाधित हो रहे थे, रुके हुए थे, स्लो मोशन में चल रहे थे, प्रमोशन नहीं मिल रहे थे, नए काम नहीं बन रहे थे, बिजनेस में वो तेजी नहीं दिख रही थी, मानसिक रूप से परेशान थे, सब सरलता से हल हो जाएंगे। सूर्यदेव का उच्च होना सबसे बड़े योगों में जाना जाता है। चूंकि पंचम त्रिकोण के स्वामी है, तो प्यार वाले भाव के स्वामी है, तो प्यार में सफलता, उच्च कोटि की सफलता, साथ ही संतान से जुड़ी हुई समस्याओं का हल और शिक्षा से संबंधित मामलों में प्रचंड सफलता, ये सारी चीजें सूर्यदेव देंगे। और सूर्यदेव चूंकि आपके प्रथम भाव में आए हैं, स्वास्थ्य वाले भाव में, मान सम्मान वाले भाव में, तो वो खुद ही मान सम्मान के कारक रहे हैं। तो ऐसे समय में प्रमोशन, मान सम्मान, अचीवमेंट और बेहतर स्वास्थ्य भी आपको प्रदान करेंगे। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि सूर्यदेव जब उच्च के होते हैं तो सारे ग्रहों के जो शुभ फल देने की क्षमता होती है वो 100% हो जाती है। तो इससे अच्छा वक्त नहीं मिलने वाला है। तो ये वैसा समय है कि आपको जमकर कर्म भूमि पर अपनी बैटिंग करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थे अप्रैल के गोचर। अब सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, हर महीने कुछ ना कुछ योगा योग बनते हैं। तो देखिए, इस महीने भी आपने देखा होगा कि सूर्यदेव उच्च के हुए तो बुधदेव नीच के हो गए, शुक्रदेव लगन में आकर राजयोग बना रहे हैं, वहीं पे आपके राशि के स्वामी द्वादश भाव में है, शनिदेव साढ़े सातवें में है। यानी कि कुछ ग्रह योगा योग बना रहे हैं और कुछ ग्रह अच्छी स्थिति में नहीं है। तो देखिए, सूर्यदेव जो हमारे मान सम्मान के कारक ग्रह हैं, हमारी आत्मा है, सोल है, सरकारी कार्यों को बनाते हैं। चंद्रमा हमारा मन है, बुध हमारी बुद्धि है, मंगल हमारा शौर्य है, पराक्रम है। यानी कि जो भी डिसीजन हम लेते हैं वो लेना है, नहीं लेना है, या डर के पीछे हट जाना है, वहां पे शक्ति कौन देता है? मंगल। लेकिन आत्मविश्वास सूर्य देते हैं। वही शुक्र हमारे शारीरिक सुखों को देने वाला ग्रह है, धन धान्य और वैभव देने वाला ग्रह है। राहु थोड़ा आग में घी डालने का काम करता है, और केतु हमें परिपूर्णता समझाता है, प्लैनेट ऑफ डिटैचमेंट है। वो कहता है बहुत हो गया, अब उससे ऊपर उठो। तो वो एक गूढ़ ज्ञान देता है। तो अब सारे ग्रहों की जो अलग अलग जो एक कारक तत्व है, अब क्या होता है कि सारे ग्रह जब एलाइन रहते हैं, रिदम में रहते हैं गोचर में, तो आपको अच्छे फल मिलते हैं। अब जैसे कोई गाना है, रिदम में है, म्यूजिक वगैरह सब कुछ बढ़िया से एकदम कंपोजर ने सेट किया है, तो आप डांस करते हैं, वो गाने को बार बार सुनते हैं। वहीं पे जैसे ही रिदम बिगड़ा तो आप क्या बोलते हैं? अरे बहुत ही बेसुरा गाना है, कौन सुनेगा? वैसे ही ये ग्रह भी आपके जीवन में वैसे ही भूमिका निभाते हैं। अगर ग्रह अच्छे रिदम में है गोचर में, तो आपकी भी जिंदगी में एकदम संगीत बजता रहता है, धन आता रहता है, कामयाबी मिलती रहती है, प्यार मिलता रहता है, प्रतिष्ठा मिलती रहती है, सब कुछ बढ़िया है। वहीं रिदम जहां गड़बड़ हुआ तो संघर्ष, मुसीबत, ये वो। तो एक तो है कि गोचर में वो योगा योग बन रहे हैं, जैसे अभी सूर्यदेव आ गए एकदम उच्च के होते हुए, तो कुछ लोगों को फल मिलेगा, कुछ लोगों को नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों होता है? तो ये बात आ जाती है जन्म पत्रिका की। देखिए, पहले दो बातें नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई आपको नहीं बताएगा। देखिए, कोई भी ग्रह कहीं भी गोचर कर रहा हो, आपकी कुंडली में एक सर्वाष्टक बिंदु होते हैं। अगर जैसे मैंने बोला कि अभी सूर्यदेव उच्च के हो रहे हैं, 1 नंबर की राशि यानी कि आपकी राशि में जा रहे हैं, तो आप अपनी जन्म पत्रिका में देखिए कि 1 नंबर जहां लिखा है वहां सर्वाष्टक में कितने बिंदु हैं।
24 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, 32 भी हो सकते हैं, 36 भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं। तो वहां पे अगर 30 के ऊपर बिंदु हैं, पॉइंट्स हैं, तो गोचर आपको बढ़िया फल देगा। 30 के नीचे है तो अच्छा फल नहीं मिलेगा आपको, या तो कम मिलेगा। वैसे ही भिन्नाष्टक देख लीजिए अलग अलग ग्रहों की। अब सूर्यदेव के रिजल्ट देख रहे हैं तो सूर्यदेव का भिन्नाष्टक देखिए, वहां यदि 4 के ऊपर पॉइंट है तो बढ़िया रिजल्ट, 4 के नीचे है तो बढ़िया रिजल्ट नहीं मिलेंगे। ये तो पॉइंट्स के अकॉर्डिंग बात हो गई। वैसे ही अगर सूर्यदेव योगा योग बना रहे हैं कि भाई सूर्यदेव ने योग बना दिया, नौकरी में प्रमोशन मिल जाना चाहिए, सरकारी काम बन जाने चाहिए, धन भर भर के आने चाहिए, लेकिन कुछ लोगों के आएंगे, कुछ लोगों के नहीं आएंगे। किसके आएंगे? जिनकी पत्रिका में भी सूर्यदेव स्वस्थ होंगे, उच्च के होंगे या स्वराशि में होंगे, बढ़िया पोजीशन में होंगे एटलीस्ट, तो उन्हें पूरा का पूरा रिजल्ट मिलेगा। 100 की जगह 1000 रुपए भी आ सकते हैं। वहीं कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनकी पत्रिका में सूर्यदेव कमजोर पड़े हुए होंगे, निर्बली हैं, नीच के हैं। कुछ ऐसे भी लोग होंगे कि नीच तो हैं या निर्बली तो हैं, वो दोष बना रहे हैं, शनि के साथ बैठे या राहु के साथ ग्रहण दोष में आ गए, तो भाई वो पीड़ित हो गए। तो या तो निर्बली है या तो पीड़ित हैं। तो जो वो योग बन रहा है 100%, तो उसका रिजल्ट आपको कितने मिलेंगे? 20, 25, 30% ज्यादा से ज्यादा। तो लोग क्या बोलते हैं कि आपने तो बोला था कि करोड़ों कमा लेंगे, यहां तो लाखों रुपए भी नहीं आ रहे। तो आप अपनी पत्रिका देखिए, सबके लिए गोचर एक है। मैंने बोल दिया कि सूर्य देव उच्च के हो रहे हैं, तो ये 1000% क्या है, सच बात है। लेकिन आपको रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे हैं? तो यहां पर मैं या कोई एस्ट्रोलॉजर गलत नहीं है, आपके कर्म गलत थे पिछले जन्मों में, जिसके प्रारब्ध के अनुसार आपको वैसी पत्रिका मिली। लेकिन फिर भी देर नहीं हुआ, आप उसके उपाय कीजिए। मंत्र हैं, बीज मंत्र हैं, रत्न हैं, पूजा है, पाठ है, उनके द्वारा उनको मजबूती दे दीजिए। पीड़ित हैं, दोष में है, दोष का उन्मूलन करवा लीजिए, उसको लेकर घूमते मत रहिए। अगर इन बातों पे विश्वास नहीं करेंगे तो समस्याओं में फंसे रहेंगे। आइए अब बात करते हैं उपायों की, क्योंकि अब 7.5 का दबाव 22 अप्रैल के बाद बढ़ने वाला है। ये एक इंफॉर्मेशन है, मैं आपको डरा नहीं रहा, लेकिन उपाय जरूर बता रहा हूं। सबसे बढ़िया उपाय क्या है? हनुमान जी की आराधना, एक ही सबसे बड़ा उपाय। लोग बोलते हैं और बताओ और बताओ, नहीं, सबसे बड़ा उपाय हनुमान जी की पूजा। हर शनिवार को सुंदरकांड, हनुमान चालीसा प्रतिदिन, लेकिन दिल से। शनिदेव ने आशीर्वाद दिया हुआ है, वचन दिया हुआ हनुमान जी को, भक्तों को आशीर्वाद दिया हुआ है कि मैं हनुमान जी के भक्तों को कष्ट नहीं दूंगा। कई कहानियां हैं, देखिए। इसके अलावा आपको घर में माता वृंदा को जरूर स्थान देना चाहिए, तुलसी माता। जिस घर में तुलसी का पौधा नहीं है वो कहते हैं शमशान के समान है। माता सीता की खबर लेने के लिए हनुमान जी लंका पहुंचे, तो इधर उधर देख रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक घर में तुलसी का पौधा लगा हुआ है। वो वहां रुके, तो उस घर से राम राम की आवाज आई। वो विभीषण का घर था। उसके बाद आपने तो सुना ही होगा कि लंका जल गई, सिर्फ विभीषण का घर छोड़ा। तो वृंदा में इतनी ताकत है, वृंदा माता लक्ष्मी एक तरीके से, तुलसी में इतनी शक्ति है कि उसने विभीषण का घर बचा लिया और एक पहचान दी कि चाहे रावण की नगरी लंका में चाहे कितने भी असुर हों, कितने भी बुरे स्थान पे कोई भी व्यक्ति है, लेकिन अगर कोई सज्जन है तो अपने धर्म का पालन वहां भी कर सकता है। कुछ लोग बोलते हैं ना, अरे मैं तो अमेरिका में हूं, मैं तो कनाडा में हूं, ऑस्ट्रेलिया में हूं, यहां कैसे पूजा करूं, कैसे दान करूं? भाई आप तो फिर भी अच्छे स्थान पे हैं, यहां से अच्छा होना मायने रखता है। जब लंका में विभीषण
रावण की नगरी में राम राम कर रहे हैं, तुलसी माता को स्थान दिया हुआ है, तो फिर क्या ही एक्सक्यूज बताऊं मैं आपको। वही रावण इतना शक्तिशाली था कि जब मेघनाथ का जन्म होने वाला था तो सारे ग्रहों को उसने कैद कर लिया, इतनी सिद्धि थी उसके पास। बुध शुक्र गुरु सब उनके आदेश से चलने लगे, लेकिन शनिदेव क्या करते थे कि एकादश भाव में बिठा दिया था तो अपना पैर द्वादश भाव में लटका देते थे, तो उनके नियंत्रण में नहीं थे, तो वो परेशानी में फंस जाते थे, उन्हें दिक्कत होती थी। तो शनिदेव को रावण ने कैद कर लिया और अपने सिंहासन के नीचे, अपने पैरों के नीचे दबा दिया। तो जब वो सिंहासन पे बैठता था ना, तो शनिदेव को दबा कर बैठता था कि इधर उधर नहीं जाना। तो हनुमान जी आए और हनुमान जी ने शनिदेव को वहां से मुक्त किया। तो शनिदेव और हनुमान जी की मित्रता और इस तरह की कहानियां एक नहीं अनेक हैं। तो जब आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो शनिदेव स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं। माता वृंदा को प्रतिदिन जल अर्पित करते हैं तो विष्णु भगवान प्रसन्न, श्री राम प्रसन्न, और जब वो प्रसन्न तो हनुमान प्रसन्न और शनिदेव प्रसन्न, क्योंकि शनिदेव खुद श्री कृष्ण के उपासक हैं, विष्णु भगवान के उपासक हैं। तो सारी गुत्थी इधर से उधर से जुड़ते हुए कहां आ जाती है? हनुमान जी के पास। तो दोस्तों आपको उपाय बता दिए, रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे वो भी बता दिए। तो 7:30 का समय है, अपनी कुंडली की विवेचना करवाइए और ये सारी बातें नोट कीजिए और इसके उपायों के साथ बढ़िए, तो आपका समय बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। कहते हैं ना, आए हो जब निभाने किरदार जमी पे, तो कुछ ऐसा करो कि जमाना मिसाल दे। तो सिर्फ सफलता के लिए काम करना, मजबूरी में ड्यूटी पे जाना, बिजनेस करना, एक रूटीन लाइफ में चलते रहना ही काफी नहीं, उसके लिए एक प्रचंड आग का होना जरूरी है। एक बार सुकरात के शिष्य ने पूछ लिया कि सफलता कैसे मिलती है। सुकरात ने नदी के किनारे बुलाया अपने शिष्य को, पानी के अंदर ले गए, गले को पकड़ के पानी के नीचे डुबा दिया। वो छटपटाने लगा, छटपटाने लगा, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 30 सेकेंड, फिर एक झटके में उठ के खड़ा हुआ। अरे गुरुदेव, आप तो मुझे मार ही डालोगे, क्या कर रहे हो? तो बोले कि बेटा, जब आप नीचे थे तो सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत थी? उसने बोला सांस की। तो सुकरात हंसते हुए बोले कि सांस तो अभी भी ले रहे हो। उस समय जो जरूरत थी वो जिंदगी के लिए उस सांस की जरूरत थी, तड़प थी कि वो सांस नहीं मिली तो मर ही जाएंगे। वैसे ही कामयाबी मिलती है। डेली ऑफिस जा रहे, बिजनेस कर रहे, डेली वही रूटीन लाइफ चल रही है, तो रूटीन पैसे ही आएंगे, रूटीन सफलता ही आएगी। लेकिन जब उस सांस की तड़प हो गई कि नहीं, इतने से काम नहीं चलेगा, इस घर से नहीं चलेगा, इस गाड़ी से नहीं चलेगा, ऐसी जिंदगी इतने नाम से नहीं चलेगा, मुझे तो और चाहिए। और जब वैसी वाली तड़प आ गई और कुछ भी करने के लिए यदि आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो गए तो एक नई कहानी लिख देंगे। दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप सभी मेष राशि के जातकों के लिए अप्रैल का महीना एक माइलस्टोन साबित हो, मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। और अंत में आपसे पुनः आग्रह करूंगा कि यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे तो सब्सक्राइब करते हुए जाएं, साथ ही बेल बटन ऑन कर ले ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, साथ ही अपने मित्रों के लिए शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखते हुए जाएं। बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।